स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बालमरापुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने इस सर्वेक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों में जन समस्याओं का मूल्यांकन किया और सरकारी उपायों को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से विशेष रूप से जन समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करने को भी कहा। इस सर्वेक्षण से मुख्यमंत्री ने बढ़ते जन समस्याओं को सुनने का संकल्प दिखाया और जो बालमपुर और प्रदेश के अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिल रही और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना। जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे। अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया है और उन सभी जवानों को भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। साथ साथ जिस महिला ने और उनके साथ जिस पुरुष ने इसको बचाने में योगदान दिया है उनके लिए भी नगद पुरस्कार की घोषणा हम अलग से उनको करेंगे। सरकार की पहले से ही व्यवस्था है। हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आपदा के कारण अगर कहीं कोई जनहानि होती है उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए। 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून को लेकर रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा सामुदायिक भवन पुलिस लेन में पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मौजूदा कानूनों में बदलाव और नए नियमों पर प्रकाश डाला गया। पत्रकारों को उन कानूनों के बारे में जानकारी दी गई जिन्हें गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण मुद्रित नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने भी अपना विचार साझा किया और नियमों पर विस्तार से चर्चा की। आज कार्यशाला रही
से नया कानून लागू हुआ है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता, उसके उपलक्ष्य में आज रायगढ़ जिले के सभी पत्रकार बंधुओं के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को नए कानून के बारे में जागरूक किया गया। साथ में जो उनकी क्वेरी थी उनको दूर किया गया और सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो नए कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैले और सभी लोग अपने अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक लखनऊ वासी को लंबे इंतजार के बाद जल्द ही नए मेट्रो रूट मिलेगा। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के तहत चारबाग से वसंत कुंज कॉरिडोर को मंजूरी मिलने के साथ ही लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। लखनऊ में शहरी परिवहन के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। इस परियोजना को 9 जुलाई 2024 को दिल्ली में नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से मंजूरी मिली और राज्य सरकार द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार के अनुसार चारबाग के वसंत कुंज तक प्रस्तावित ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर 165 किलोमीटर तक फैला होगा, जिसकी पूरा होने में 5 साल का समय और अनुमानित लागत 5081 करोड़ रुपए होगी। यही नहीं बल्कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 12 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। LMRC यानी कि लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन अब लखनऊ वासियों को नई सौगात देने जा रहा है। पहले फेज़ के बाद अब दूसरे सेकंड कॉरिडोर की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें अमीनाबाद से लेकर के KGMU तक 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। और यानी कि अब जो लखनऊ वासी हैं वो इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया और इसके अलावा जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनाए गए थे उसके साथ साथ अब लखनऊ के पुराने क्षेत्र में भी यानी कि KGMU, उसके साथ ही अमीनाबाद, इन जैसे ऐसे 12 जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर अब मेट्रो पहुँचेगी। आपको बता दें कि 11.165 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक तैयार किया जाएगा, जिसमें 12 स्टेशन आएंगे। लखनऊ मेट्रो ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, पूरा रोड मैप तैयार कर दिया गया है और मंगलवार को एक बड़ी बैठक के दौरान इसमें डिसीजन लिया गया। हालांकि अभी केंद्र से ये पास होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से LMRC अपने पुरजोर तरीके से ये प्रयास कर रहा है कि लखनऊ वासियों को एक अच्छी लेवल पे अच्छी तरीके से मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब सेकेंड कॉरिडोर जो है वो शुरू है। 5 साल के अंदर का टारगेट रखा गया है, जिसमें कई लाख करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। 12 अभी फिलहाल स्टेशन तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि अभी हम हजरतगंज के सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर हैं, जहां से फिलहाल अभी तक जो रूट है वो मुंशी पुलिया है, इंदिरा नगर है, सर्वोदय नगर है, उसके साथ भूतनाथ है। तो इन रूट्स पर जो अभी मेट्रो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक अमीनाबाद, KGMU और चौक साइड के जो मेट्रो है वो नहीं शुरू की गई थी। तो दूसरे कॉरिडोर में सबसे पहले ये रखा गया है कि KGMU, क्योंकि KGMU जो है लोग बाहर से भी आते हैं, एक सरकारी अस्पताल है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट कराने अपना, तो कहीं ना कहीं उनकी सुविधाएं भी इसमें देखी जा रही हैं। ये नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG की परियोजना ने इसको हरी झंडी दे दी है और UPMRC ने इस रूट पर मेट्रो दौड़ाने के लिए 5 साल का लक्ष्य तय किया है। इसमें आपको बता दें कि अभी 5,801 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसमें एलिवेटेड की लंबाई 4.286 किलोमीटर और भूमिगत लंबाई को 6.879 किलोमीटर तय किया गया है। इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स के चारबाग मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा और चारबाग मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन के तौर पर काम करेगा। इसमें इस फेज़ का काम 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। तो योगी सरकार के कथक प्रयासों के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी कर दी है और अब इसका निर्माण धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि कब तक दूसरा फेज़ जो है सेकंड कॉरिडोर इसका शुरू होता है और लखनऊ वासियों को कब तक इसकी भी राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में RBI की रोजगार सृजन डेटा पर प्रकाश डाला और PM मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 1981 से लेकर 1982 के बाद पहली बार पिछले साल लगभग 2.5 गुना अधिक नौकरियां पैदा हुई। पिछले वर्ष 46 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार की नई अवसर मिली।
आइए सुनते हैं उन्होंने अपने बयान पर और क्या कहा। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में नए रोजगार के सृजन के बारे में जो रिपोर्ट निकाली है वो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे भारत तेजी से नया रोजगार, नए काम के अवसर हमारे युवा युवतियों के लिए उपलब्ध करने में सफल हुआ है। 1981-82 के बाद पहली बार लगभग 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां पिछले वर्ष उपलब्ध हुई। 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को नया रोजगार पिछले वर्ष मिला, जो लगभग 6% की वृद्धि है। इसके पहले 2022-23 में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है ये 3.2%, यानी बहुत ही कम बेरोजगारी पर देश का माहौल था। और एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश होती है कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती, लोगों को काम नहीं मिलता, जिसका आधार शायद सरकारी नौकरी हो सकती है, लेकिन पूरे अर्थव्यवस्था में काम के अवसर, रोजगार के अवसर इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं गत 10 वर्षों में। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल ये सबसे सफल कार्यकाल रहा है नए रोजगार के मामले में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट निकाली है जो बताती है कि 12.5 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं 2014 से 23 के बीच, 9 वर्ष के भीतर। और इसके सामने अगर 2004 से 14 10 वर्ष के आंकड़े देखें तो मात्र 2 करोड़ 90 लाख रोजगार के अवसर यूपीए कांग्रेस के शासन में 10 वर्ष में उपलब्ध कराए गए थे। इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, वो है एमएसएमईज का। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में 4 जुलाई के दिन लगभग 4 करोड़ 68 लाख एमएसएमई यूनिट्स थे, जो 20 करोड़ 19 लाख लोगों को नौकरी उपलब्ध कराते हैं। ये दर्शाता है, और ये आंकड़ा काफी बड़ा वृद्धि पिछले 10 वर्षों में दिखा रहा है। इसके ये साबित होता है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर कितना बड़ा योगदान दे रहा है लोगों को रोजगार और काम के अवसर में। मैं समझता हूं कि आज देश की जो आत्मविश्वास है, देश में जो उत्साह है, देश में जो युवा युवतियों में बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा, बड़ी आकांक्षाओं को प्राप्त करने का एक दिलचस्पी भी है, एक उमंग भी है, एक पक्की प्रतिबद्धता भी है, इसको आगे चल के देश में और बड़े रूप में अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा इससे, और देश में उद्योग हो, व्यापार हो, कृषि का क्षेत्र हो, हमारे स्टार्टअप्स हो, हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, हर एक क्षेत्र में हमारे युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर और मौका देने का काम मोदी सरकार निरंतर करते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस ने बिहार की 3 गांजा तस्करों को 40 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक युवाओं ने नशीली दवाओं को जगदलपुर से
अंबिकापुर से की रास्ते बिहार के जाने की योजना बनाई थी। एक चैनल सिस्टम है इनका, खाली एक एंडिंग पॉइंट को ये भी नहीं जान पाते, किसको ले जाके देना है वहाँ तक के बताते हैं, वो जानकारी अभी ले रहे हैं। सर ये वगैरह ये बताए क्या आप पुलिस से शेयर किए क्या? मोबाइल नंबर को शेयर किए क्या कि किसको देना है किसको लेना है? कोई नंबर तो आया होगा? पूरा नंबर भले आप मत बताइए, लेकिन एक हल्का फुल्का आखिरी के 3 डिजिट हटा दीजिए। राकेश पूरा क्या है? राकेश क्या? कुमार कहाँ का है वो? गोपालगंज। सर ये क्या महज ट्रांसपोर्टर से सर इन लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग लेके जा रहे थे, इन लोग कैरियर्स से क्या सर इन लोग? ये कैरियर से ही हैं जो किराए के रूप में काम करते हैं कि ये बस से यात्रा कर रहे थे, बस का वेट कर रहे थे। नहीं, जगदलपुर से एक कहाँ मतलब बिहार इनको जाना था, तो ये भिलाई इधर कैसे आ गए? भिलाई से अंबिकापुर जाना, तो मतलब जगदलपुर से गांजा लेके ये पहले भिलाई आए। कहाँ इनको कहाँ तक पहुँचे आप लोग? बस स्टैंड? जी बस स्टैंड के सामने। सर इन्होंने भिलाई में भी किसी को सप्लाई तो नहीं दिया है? नहीं, ये बिहार लेके जाते हैं और इसको गांजा में उड़ीसा से जो है गांजा कि इनको कितना जानकारी मिली थी कि छावनी पावर हाउस चौक के पास, बस स्टैंड के पास में 3 संदिग्ध जो है वो एक अलग अलग पिट्ठू रख करके विचरण कर रहे हैं। उनकी जो एक्टिविटी है वो संदेहास्पद प्रतीत होती है। जब हमें सूचना मिली तो एसीसी यूपी की टीम और छावनी थाना की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके पिट्ठू की जांच की गई, जिसमें ये पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति 3 व्यक्ति थे। उनसे प्रत्येक से क्रमशः 12 और 17 किलो के जो अवैध नशा का जो पदार्थ होता है गांजा, वो बरामद किया गया और इस संबंध में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये तीनों व्यक्ति गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। उन्हें टास्क दिया गया था कि ये एक स्थान से इस गांजे के पदार्थ को उठाएंगे और उसका परिवहन करते हुए इनको अंबिकापुर तक जाना था। उसके बाद ये फिर अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश के रास्ते वापस गोपालगंज बिहार में पहुँच के जहाँ पर उनको गांजा खपाना था। कौन था सर मेन आदमी इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि राकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो इन्हें टास्क दिया था, ये गांजा पिक करेंगे और वहाँ तक लेकर के आएंगे। उसका ट्रेस अभी किया जा रहा है। इनके मोबाइलों को भी जब्त किया गया है। मोबाइल के माध्यम से जो भी इनका कॉन्वर्सेशन है वो हम उसमें ट्रेस करेंगे और जिनका जो ट्रेल है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।